Hello everyone, welcome to this amazing platform of PW। क्या हाल चाल है भाई लोग, मचा रहे हो कि नहीं? तो 10th बोर्ड की एग्जाम की हमारी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। तो भाई ये सीरीज हमारी चल रही है आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड पर कि सर सारे चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की, उन क्वेश्चनों को लपेटा जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम रियल नंबर कवर कर चुके हैं, पॉलिनोमियल कवर कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कवर कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी निपटा चुके हैं भाई लोग। तो तुम लोग अभी भी कभी सोए हुए हो तो जाग जाओ, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, अपन एग्जाम के करीब आते जा रहे हैं और तुम लोगों को कभी मचाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कॉपी और पेन निकालो, फुल जोश के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी तुमने पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। देखो यार, 30 मिनट की माइंड मैप सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा। कभी किसी को डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ना है तो वॉरियर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। उसके अलावा उड़ान करके एक बैच और बनी हुई है इस चैनल पे, वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो काफी बार हम ये चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। और उड़ान के जो बच्चे हैं जो ऐप पे हम लोगों के साथ इस साल थे, उनको तो बहुत डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है। पर मैं क्वेश्चन के थ्रू भी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलूंगा ताकि तुमको याद आता रहे कि यार ये चीज़ें हमने देखी, अच्छा ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करना है। तो सोचने का जो तरीका है क्वेश्चनों को कि यार कभी इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपन देखेंगे। और इस सेशन में मेनली हम कवर करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने कहा था दो ही चीज़ों को टारगेट करना है, PYQ और NCERT। और कुछ बच्चे कह रहे थे स्टैंडर्ड वालों को भी, बिल्कुल स्टैंडर्ड वालों को भी PYQ और NCERT पे ही टारगेट करते हुए चीज़ों को सॉल्व करना है। तो लेट्स बिगिन भैया, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। तो भाई ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको करो खुद से। ये कह रहा है यार इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती क्या है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2। दिखने में ये कुछ इस तरीके से होती है कि यार ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे? जब भैया x² का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 नहीं होगा और a b c जो होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो यार इन सब ब्रैकेटों को ओपन करो, सिंप्लीफाई करो। कभी इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, मतलब x² सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कभी 2 है, सॉल्व करने के बाद तो उन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला मैं देखूं तो पहले वाले में यार ऑब्वियस सी बात है, ये बना x², ये बना 2x, ये बना 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना 16, ये बना x², ये बना -8x प्लस 3। मेरे भाई देख x² वाली टर्म कैंसिल हो गई, मतलब ये तो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, तो यार इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। सेम मैनर में तू देख x² वाली टर्म इधर से कब बनेगी? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस का 2x² बनेगा और ये माइनस का 2x² है। भैया ये इससे कैंसिल हो गया तो सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि x² वाली टर्म कुछ आ ही नहीं रही है। ये भी आप ओपन करोगे तो आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। अरे मेरे भाई इसमें देख k की वैल्यू -1, कभी तू रख देगा तो x² वाली टर्म 0 हो गई, प्लस 3/2x बराबर 7। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सर फोर्थ वाला तो मेरे को दिख रहा है क्यूबिक। नहीं मेरे भाई ओपन कर, हो सकता है x³ वाली टर्म कट जाए। देख रहा है बन रही है क्या क्वाड्रेटिक? देख लेते सर। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। देख मेरे भाई ये हो गया x³ माइनस x², x³ से x³ कैंसल। जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक, -1 माइनस 3x² और प्लस 3x। मेरे भाई x² वाली टर्म बच गई यार, देख ले आराम से। ये बन रहा है 2x², क्योंकि ये -3x² इधर आएगा और माइनस x² कटेगा, ये आएगा माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। गुरु ये बन गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहाँ पे a b c बिलोंग्स टू रियल है और x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। डी देहरादून दिल्ली लगा दिया होगा भोकालियों ने एक बार में आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सवाल था।
है ना। सीबीएसई 2020 के सैंपल पेपर में था ये। अब सीबीएसई 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन, एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन, एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। भाई जब मेरे को कुछ सोचना ही नहीं, मैं सीधे एक फॉर्मूला लगाऊंगा और एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। एक तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर बनाकर आप सॉल्व करो। तो ये 3 तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करें? तो भैया मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये वाली मेथड में सोचना पड़ता है। सोचना क्या, देखो ध्यान से, पहले तो अपन देखते हैं कि यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए, है ना, ताकि क्वेश्चन को सोचने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना। ये मेरा तरीका है, तुम लोगों के तरीके अलग भी हो सकते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले। तो यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कभी मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर दूं, डिवाइड बाई 2 LHS और RHS, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3√3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ये है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं, मतलब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने जिनको जोड़ने पे या घटाने पे 3√3 आए, जोड़ने पे 3√3 आए और प्रोडक्ट करने पे माइनस का 30 आए। ये कब होगा, देखो √3, एक √3 और लेके आएंगे तो 3 बन जाएगा, है ना। और अपने को क्या बनाना है मेरे भाई, 10 बनाना है। 10 कब बनेगा, 5 और 2 से। तो इस 3√3 को 5 और 2 के फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूँ कि यार 5√3x माइनस 2√3x। सोचने का तरीका समझ में आया। देख मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना था, माइनस का 30। ऐसे 2 नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट करने पे आए माइनस 30 और जोड़ने पे, मतलब प्रोडक्ट करने पे a इंटू सी के बराबर है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 30 है, तो प्रोडक्ट करने पे ये आए और जोड़ने पर 3√3 आए। तो p की वैल्यू मैंने मान ली 5√3 और q की वैल्यू मान ली माइनस 2√3, क्योंकि √3 लाना है तो √3 तो उन दोनों नंबरों में हो गई होगा। कभी √3 है तो √3 का प्रोडक्ट करने पे 3 तो आ गया, 3 को इससे डिवाइड करूंगा तो 10। ऐसे 2 नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट 10 आए, तो 5 और 2। सोचने का तरीका समझ में आया, बिल्कुल आ गया गुरु, भौकाली तरीके से समझ में आया। अब निकाल कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 5√3 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां से तेरा बनेगा x प्लस 5√3, तो मतलब ये पूरा कॉमन निकल जाएगा, माइनस का 2√3 कॉमन निकलेगा, तो ये बचेगा x प्लस 5√3 बराबर 0। तो देख ले माइनस 2√3 का मल्टीप्लीकेशन 5√3 के साथ करके माइनस 30 आएगा, क्योंकि वो बनना ही था। फिर x प्लस 5√3 कॉमन निकल जाएगा, है ना। और भैया x प्लस 5√3 कॉमन निकल गया तो x माइनस 2√3 हो गया बराबर 0। यहां से 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 ही रूट निकलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। या तो ये हो सकता है गुरु कि x प्लस 5√3 तेरा 0 हो जाए, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि x माइनस 2√3 तेरा 0 हो जाए। तो तू कहेगा गुरु कि x की वैल्यू या तो माइनस 5√3 हो जाए, या तू कहेगा x की वैल्यू 2√3 हो जाए। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं आई होगी कि गुरु x की वैल्यू माइनस 5√3 हो सकती है या x की वैल्यू 2√3 हो सकती। जो भी तुम्हारा आंसर निकला इसमें रख के देख, सेटिस्फाई करेगा। तू चेक भी कर सकता है कि जो तूने निकाला वो एकदम करेक्ट है। जैसे ही तू x की वैल्यू माइनस 5√3 इसमें रखेगा, तेरा काम आसान बन जाएगा। कुछ बच्चों को ना रूट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते रूट में कि ऐसे 2 नंबर कैसे सोचा जाए, है ना। ये दिक्कत होती है ना, ये दिक्कत होती है कि यार सोच ही नहीं पाते, है ना। तो उनके लिए भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखने के लिए ये चीज आई है कि यार आप लोगों का दिमाग नहीं चल रहा सोचने में, तो इस फॉर्मूले को यूज कर। फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम्हें पता है ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट इज योर b की वैल्यू हो गई 3√3।
3 और सी की वैल्यू मेरे भाई माइनस की 30। इन वैल्यूज को क्वेश्चन में रखेगा, आंसर निकल जाएगा, मचा देगा तू भौकाली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन सबका आया होगा, आंसर बता देना कमेंट में लिख कर कि सर आपसे पहले कर दिया। कमेंट में ये बताना कि टोटल अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे 15-16 उनमें से कितने तुमने खुद से करे, भौकाली तरीके से मचाया, तभी तो मजा आएगा कि सर क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने जो पढ़ा वो हमसे हो रहा है। और ये सीबीएसई ने पूछा है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाए। अब देखो यार, मेथड नहीं लिखी है तो कोई सी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा मन हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं सोचना, इतना कॉमन वॉमन निकालने में दिक्कत आती है भाई, ये वाले तरीके से कर ले, कुछ नहीं करना, इनमें बस ये वैल्यू को पुट करेगा, आंसर यही आएगा, एक्स की वैल्यू ये और एक्स की वैल्यू ये। रख के भी देख सकता है, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 और 1 ये हो जाएगा 120 और 120 देखना ध्यान से, 120 और इस तरीके से तुम आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बढ़े आगे। 147 का अंडर रूट आएगा ना, हाँ ठीक है। अब ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यार, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, सिंपलीफिकेशन करेंगे, जैसे एलसीएम निकालते हो अलजेब्रा को सॉल्व करने का जो तरीका है उसी से चलेंगे। सिंपल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आएंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो यहां पे भी हमने क्या करा गुरु, पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया क्या, 2x प्लस 1 और इधर है x माइनस 1, सब लोग अपनी कॉपी में करें तो यार ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया भाई 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इधर आ गया बराबर में 2। ये कहानी इधर गई तो यार ये क्या आ रहा है 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस 2x ओके प्लस x और भाई ये क्या हो गया माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये देखो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, पहले मैं देखूं इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, ये बन गया 5x स्क्वायर, x वाली टर्म कितनी है, ये बन गया प्लस का 2x और 1 और 1 ये बन गया 2, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। ये बन गया 4x स्क्वायर ओके, ये माइनस x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का 2x और ये बन जाएगा माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। बुला ले सबको इधर, ये बना x स्क्वायर, इधर बुलाएगा ये बना प्लस 4x और ये बन गया प्लस का 4 बराबर 0। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ था, ये बन गया तेरे सामने। अब ये जैसे ही बना तुझे ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए, तो देखो दिख गया, मतलब प्लस माइनस करने पे 4 आए, a p प्लस q का वैल्यू 4 के बराबर आए। इसको कभी तू ध्यान से देखे तो यार ये क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ध्यान से देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, मेरे भाई x की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस की 2, x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस की 2। गुरु कभी तुम देख नहीं पा रहे हो कि ये क्या लिखा है तो तू वही तरीके से चल कि p प्लस q, ऐसे दो नंबर सोचने जिनको जोड़ने पे b के बराबर आए और p इंटू क्यू ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी के बराबर आए। तो p इंटू क्यू क्या हो जाएगा a इंटू सी दैट इज 4, ऐसे दो नंबर क्या होंगे 2 और 2, तो इस 4x को लिखेगा 2x प्लस 2x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, x कॉमन निकाल लिया, ये बना x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, ये बना x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 कॉमन निकल गया मेरे भाई, इधर से भी x प्लस 2 आ रहा है तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब इस समय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट -2 ही है और दोनों बराबर है। क्लियर है ना, क्लियर है। मतलब कभी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहेगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कमेंट करके बताना क्या होगा, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मेरे भाई 0 होगा।
क्योंकि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो देख भी सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों रूट क्या आ गए, बराबर आ गए, एक ही वैल्यू x की आ रही है। जब एक ही रूट निकले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं पर उनको बस दिमाग में रखना है कि यार कब किसको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। क्वेश्चन बहुत आसान था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे सीबीएसई 2017 में पूछा गया ये सवाल। अब यार देखो, यहाँ पे भी अपन लगाएंगे अपना दिमाग, यहाँ पर भी अपन लगाएंगे अपना दिमाग, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस सवाल को सॉल्व। ध्यान से देखो, देखो यार 4x² तुम चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, पर मेरे को बहुत बेकार लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि जब तक दिमाग लगा सकते हो लगाओ ना यार मेरे भाई। माइनस से कभी ओपन करूंगा तो ये आएगा -a² और ये हो जाएगा +b² बराबर 0। इसको तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कभी देख इसको एक साथ ले ले तो देख 4x² + 4bx + b², ओके, और इसको -a² को अकेला छोड़ दे। यहाँ पे कभी तू एक चीज देखे तो ये क्या बन गया, 2x का होल स्क्वायर। इसको कभी तू ध्यान से देखे तो ये है 2.2x.b और प्लस ये क्या है मेरे भाई b² -a² बराबर ये क्या हो गया 0। मेरे भाई ये देख, सीबीएसई पूछेगा क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम होती है। बच्चों को लगता है सीबीएसई ने पेपर लेंदी बना दिया। देख 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देख इसको, ये क्या लिखा है, a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू तो b ही है, b की वैल्यू तो b ही है। देख ध्यान से ये क्या बन गया, 2x + b का होल स्क्वायर। ध्यान से देख, 2x² + 2ab + b², ये बन गया -a² बराबर 0। अब मेरे भाई इसको ध्यान से देख, ये लिखा है a² - b²। कुछ समय के लिए इसको ऐसे देख, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है। इसको कभी मैं ऐसे बोलूँ x² - y² की आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये कहेगा x - y x + y। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है 2x + b और y क्या है मेरे भाई, y तेरा है b। तो बेसिकली ये लिखा है a² - b², मतलब ये हो जाएगा 2x + b - a और 2x + b + a बराबर 0। तुम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, इतना कभी नहीं सोचना आ रहा है तो a की वैल्यू 4 रख लेना, b की वैल्यू 4b रख लेना और c की वैल्यू -a² - b² रख के फॉर्मूले में लगा देना, आंसर सेम आएगा। पर मैं यहाँ तुमको बता रहा हूँ कि कैसे सोचा जा सकता है। या तो ये 0 हो जाए, मतलब 2x + b - a बराबर 0 हो जाए, या 2x + b + a बराबर 0 हो जाए। तो भाई सारी चीज़ों को उधर ले जाते, ये बना 2x बराबर a - b, ये बना x बराबर a - b/2, मचाया। अब इधर देख, इधर उसको उधर बुलाएगा तो 2x बराबर ही हो जाएगा -a + b, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b, तो ऐसा लिख दिया। x बराबर ही हो गया -a + b का आधा। ये दोनों रूट आपके निकल के आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x की वैल्यू या तो a - b/2 होगी या x की वैल्यू -a + b/2 होगी। क्लियर है, क्लियर है। देखो यार दिमाग चलाना पड़ेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग नहीं चलाओगे ना तो फिर क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। तुम यहाँ पे ये भी लगा सकते थे, बस लेंदी हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुमसे। यहाँ पे दिमाग को लगाओगे। यहाँ अपन ने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन ने काम किया है मेजर। यहाँ हमने लगाया a² - b², इस पूरे को a² मान और इसको b² मान, तो क्या लिखेगा a - b a + b, a - b a + b, ये तेरा a है ये पूरा और ये तेरा b है। इस तरीके से समझ सकता है कि सर मैथमेटिक्स को कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने इन दो आइडेंटिटी का यूज लिया है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सोचने का तरीका आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना दिमाग लगाओगे अलजेब्रा उतना आसान लगेगा। क्लियर है। चलो गुरु 2016 में पूछा था सीबीएसई ने ये वाला सवाल। इसको देखो यार, इसको कैसे करोगे, इसमें क्या कर सकते हैं।
इसमें तुमको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a, b, c। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ a, b, c। कभी ये बोलता कि भाई आप x निकालो, है ना, इन टर्म्स ऑफ a, b, c नहीं, बस x निकालो। तो एक x तो मुझे यहां से दिख रहा है निकलते हुए। कभी इसको ध्यान से देखे, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो कभी मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, इधर LHS में क्या बन गया -2। इधर कभी मैं देखूं x की वैल्यू क्या रख दी मैंने 0, तो ये बन गया मेरे भाई -2 बराबर -2, मतलब x बराबर 0, इसका एक रूट है। पर इन्होंने बोला x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ABC निकालनी है, मतलब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या भाई? सिंपल, सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो। कैसे करोगे? एलसीएम लेकर। ये लिखा x माइनस ए, ये लिखा x माइनस बी, है ना, इधर आ गया a, ओके, ये क्या हो गया मेरे भाई? x माइनस बी प्लस बी x माइनस ए बराबर 2c x माइनस सी। क्लियर है? अब यार कभी तुम ध्यान से देखो, इसको बुलाना हो बुला लेना। ये पहले अभी देखते हैं ax, आराम से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। क्लियर? और ये बुला लिया ऊपर, तो ये आ गया x माइनस सी। इसको इधर लिया है 2c, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, तो ये आ गया माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर? जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लोगे एक ही स्टेप में, इधर मल्टीप्लाई करा उसको उधर पहुंचा दिया। क्लियर? अब देख भाई, इधर बुलाया, ये बना ए एक्स स्क्वायर, है ना, फिर ये बन गया माइनस का ए सी एक्स, फिर इधर गए अपन तो ये आया माइनस का ए बी एक्स। बहुत आसानी से ध्यान से देखते जाना, मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, माइनस का ए बी एक्स, और ये बन गया प्लस का ए बी सी, फिर ये बना प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस का बी सी एक्स। अब ये देख माइनस का ए बी एक्स और ये बन गया प्लस का ए बी सी, है ना, बहुत बढ़िया। अब इधर ध्यान से देखें अपन, तो ये बन रहा है 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2ac x, ध्यान से देखना, 2ac x माइनस 2bc x, ओके, और प्लस 2abc। कभी तुम ध्यान से देखो तो इधर abc 2abc बन रहा है, उधर 2abc ऑलरेडी है, तो भाई ये खत्म हो जाएगा। भाई ये abc मिलके देगा 2abc, और वहां पे 2abc ऑलरेडी है प्लस का, तो वो उधर जाके माइनस का 2abc होगा, वो 0 कर देगा। अब अपन देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये क्या है? a प्लस बी, ओके, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देख रहा हूं मैं बस, एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स वाली टर्म को देखता हूं, है ना, एक्स वाली टर्म को देखता हूं, तो एक्स में ये है, ये है, ये है और ये है ना। कभी ध्यान से देखें एक्स वाली टर्म में तो क्या क्या है? ए सी है, ए बी है, ओके, बी सी है और ए बी है ना। उधर भी अपन ऐसे ही चलते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में यहाँ पे है 2c एक्स स्क्वायर, है ना, और ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी माइनस का x का भी कॉमन निकालता हूं, तो ये बन रहा है 2ac और 2bc। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। अब बुला लो सबको इधर, है ना, बुला लो सबको इधर, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बन रहा है गुरु a प्लस बी माइनस का 2c एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है ये, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस 2c का एक्स स्क्वायर, और ये x वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, है ना, x वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, तो तुम्हारे सामने ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, x, ये बन गया ac प्लस ab प्लस bc प्लस ab माइनस
2AC माइनस 2BC, कॉमन वॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख AC और माइनस का 2AC, ये हो जाएगा माइनस AC, AB 2AB है ना, ये बन रहा है 2AB। देख AB और AB मिलके बन गया 2AB, AC और 2AC खत्म होके माइनस का AC हो गया, और ये हो गया माइनस का BC। ठीक, बहुत आनंद से आराम से क्वेश्चन को निपटा पा रहे हैं अपन। ये हो गया इधर A प्लस बी माइनस 2C एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसल, ये तभी कैंसिल हो सकता है जब आपने बोल दिया कि यार x बराबर 0 है ना। एक अपन जब x से x को काट रहे हैं तो x आपने नॉन जीरो माना, x आपने नॉन जीरो माना, जब x 0 बन जाएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कटेगा कब? जब आपने बोल दिया x 0 नहीं है। जब x 0 नहीं है तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 2AB माइनस AC माइनस BC अपॉन में A प्लस बी माइनस का 2C। मचाया, यह आंसर आ जाएगा 2AB माइनस AC माइनस BC अपॉन A प्लस बी माइनस का 2C। क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन लगा लेंदी। क्या किया? पहले एलसीएम लिया। पहले क्या किया? एलसीएम लिया, क्रॉस, जैसे अपन एलसीएम लेते हैं उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ये पूरा खोला। ये देख यहां पे बन रहा है 2ABC, ध्यान से देखना, इसको काटा क्यों मैंने, यहां बन रहा है 2ABC, यहां भी प्लस का 2ABC है, इधर भी प्लस 2ABC, इधर भी प्लस 2ABC, खत्म हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स वाली मतलब लीनियर टर्म है और क्वाड्रेटिक वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म कट गई, जहां पे वेरिएबल नहीं है वो वाली टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो गई। अब देख यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली बात को, तो a प्लस बी हो गया, ये और ये, इसको कभी तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये a और ये a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस एक्स कभी कॉमन निकालूंगा तो AC AB है ना, प्लस BC और प्लस AB, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ये देख 2AB हो रहा है, ये तेरा 2AB हो रहा है ना, 2AB AC और BC, ये ऐसा का ऐसा उधर जाएगा। इधर कभी तू ध्यान से देखे तो 2CX स्क्वायर है ना, माइनस 2ACX माइनस 2BCX प्लस 2ABC, कॉमन निकाला, ये बचा, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। अब यार ये वाला जो x है ये एज इट इज उठ के इधर गया तो ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, 2AB आया, माइनस का AC हो जाएगा, माइनस का BC हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा a प्लस बी माइनस 2C नीचे चला जाएगा, ये फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से सबकी ये आई होगी, कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तुम ये भी कर सकते हो, इन सबको इधर ला के x को कॉमन निकाल सकते हो है ना, x को कॉमन निकाल के फैक्टर के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे कर दिया कि भैया इधर मल्टीप्लाई में था तो इसको काट देगा। क्लियर? आराम से देखना, समझ में आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो दिखने में टफ है, करना कुछ नहीं था, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं, बाद में लीनियर इक्वेशन ही बन गई, x की वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई में था, ये चला जाएगा डिवाइड में, काम हो गया आसान, बड़े आगे छाप लिया। अब ये देखो 2019 में पूछा गया सवाल, लेटेस्ट ही है ये, तो एकदम लेटेस्ट है। क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करते बनाने की कि यार आपको x के लिए सॉल्व करना है। आपको किसके लिए सॉल्व करना है? x के लिए। चलो देखा सवाल को, x के लिए सॉल्व करना है मेरे भाई, तो एलसीएम वेलसीएम लेके चीजों को थोड़ा आसान बनाते हैं, है ना, एलसीएम वेलसीएम लेके थोड़ा चीजों को आसान बनाते हैं। ये बना a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक, ये बना 1, ये बराबर हो गया, इधर आप देखोगे तो ये आया ABX, ये हो जाएगा BX, ये हो जाएगा AX और ये हो जाएगा AB, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ले जाओ इधर, ये हो गया ABX और ये सबको ले आओ इधर, A प्लस बी प्लस एक्स बराबर BX प्लस AX प्लस AB। अब देखना मेरे भाई, सीधे a का सब में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा ABX, फिर ये आएगा A स्क्वायर X, फिर ये आएगा A स्क्वायर B, फिर b का सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आएगा B स्क्वायर X, ये आएगा ABX और ये आएगा AB स्क्वायर, फिर x का सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आएगा BX स्क्वायर, है ना, BX स्क्वायर, फिर AX स्क्वायर, है ना, और मेरे भाई AB
एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी एक्स इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस ए बी एक्स ने इस ए बी एक्स को खत्म कर दिया। अब मेरे भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखो, क्या क्या है एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, तो ये है और ये है ना, तो यार ये बन गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, कभी मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ तो ये ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब एक्स वाली टर्म को देखते हैं ध्यान से, है ना, ध्यान से एक्स वाली टर्म को देखते हैं, तो ये है ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स और ए बी एक्स और ए बी एक्स। तो ध्यान से देखना, एक्स को कभी मैं निकाल लेता हूं ए स्क्वायर ऐसे ही तुम्हें ना लाइनिंग खींच सकते हो, कोई भी टर्म मिस नहीं होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि एक्स आपने कॉमन निकाल दिया, और इधर बचा 2ab क्योंकि ये ए बी और ये ए बी, 2ab। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देते हैं, कांस्टेंट टर्म में क्या है, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ओके, तो कांस्टेंट टर्म में आ गए ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। लिखने का तरीका यही है, क्वाड्रेटिक फिर लीनियर फिर कांस्टेंट जहां वेरिएबल नहीं है। ध्यान से देखें तो ये आ रहा है ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन रहा है, और यहाँ पे भी कभी तुम देखो तो ए बी कॉमन निकाल दिया, ये भी ए प्लस बी ही बन रहा है। और इन्होंने कहा कि ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, तो अपन ए प्लस बी से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0। मैंने पूरी इक्वेशन को ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, तो एक एक ए प्लस बी खत्म हो गए। ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। इधर से देखो तो x कॉमन निकल गया, ये बना x प्लस ए, इन दोनों में से x कॉमन निकल गया, इनमें से b कॉमन निकल गया, तो b कॉमन निकलेगा तो x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। मेरे भाई x प्लस ए कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया गुरु, और ये x प्लस बी बराबर हो जाएगा 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की b। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की a, रख के देख, जब x तूने माइनस ए रखा तो ये बना 1/b, इधर तूने रखा तो ये और ये कैंसिल 1/b बन रहा है। जब तूने देख ले भाई, जो मैंने कहा था जो आंसर निकले उसको रख के देख लिया, अगर क्वेश्चन में x को तूने जब माइनस ए रखा मतलब माइनस बी रखा तो ये बना 1/a और भाई वो भी 1/a, तो यार ये फाइनल आंसर जो तेरे आए वो एकदम करेक्ट है, x बराबर माइनस ए और x बराबर माइनस बी, फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन को देख के मत घबराया करो, केवल ओपन करा करो, और आखिरी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करने की कोशिश किया करो, कि एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है, एक्स की टर्म क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। फिर देख सब में ए प्लस बी दिख रहा है, कॉमन निकाल ले, कॉमन निकालकर 0 के साथ उधर भेज दे, खत्म हो जाएगा ए प्लस बी, सिंपल ये बचा। उधर 0 है ना, उधर तो तू कुछ भी कर सकता है, ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया। इसके बाद वाली स्टेप में मैंने क्या किया, देखो लिखना रहेगा एग्जाम में, डिवाइड बाय ए प्लस बी ऑन बोथ साइड, ये लिख देना लाइन, ठीक, एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर दिया ए प्लस बी से, तो ये बन गया। क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब यार नेचर ऑफ रूट बहुत ज्यादा पसंद है, नेचर ऑफ रूट बहुत ज्यादा पसंद है सीबीएसई को। नेचर ऑफ रूट का मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। नेचर ऑफ रूट, देखो यार रूट कभी ये कह रहा है, पहला केस, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, दोनों रियल है और अनइक्वल है, मतलब अलग अलग है, तो आपकी कंडीशन बनती है d ग्रेटर देन 0। d मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सेकेंड बनता है रूट्स कभी रियल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सवाल इसी पे बनता है मैक्सिमम टाइम कि रूट्स कभी रियल है और इक्वल है,
तो आपको दिमाग में रखना है कि d बराबर 0 होता है, और d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। थर्ड केस ये हो जाता है कि यार रूट्स जो है आपके दे आर इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इमेजिनरी मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। जो अंडर रूट के अंदर कहानी लिखी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन 0। ये होता है नेचर ऑफ रूट की कहानी, ये एकदम दिमाग में बिठा लेना। जब भी वो कह रहा है कि यार रियल और इक्वल रूट है, रियल और इक्वल कौन सा केस टू, मतलब मेरे भाई इसमें तुझे लगाना है d बराबर 0। क्या लगाना है, d बराबर 0। अब d लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरी है एक्स स्क्वायर प्लस, ओपन करते हैं, ये बना 2kx, फिर ये k उधर गया तो ये आया k स्क्वायर माइनस k, ये k का मैंने सब में मल्टीप्लीकेशन कर दिया और प्लस का 2 बराबर 0। मेरे भाई कभी इसको तू कंपेयर करे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो तुझे समझ में आएगा गुरु a की वैल्यू 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, b की वैल्यू x के आगे 2k लिखा है, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू गुरु ये है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। क्लियर? हाँ सर। अब यार बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, 0 के बराबर है। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, और c k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व करें इसको इसके आगे, तो ये क्या हो रहा है, 4k स्क्वायर है ना, 2k का होल स्क्वायर विल बी 4k माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4, और ये प्लस 4k, और माइनस 4 और प्लस 2, ये हो गया माइनस का 8 बराबर 0। ये कैंसिल हो गया, 4k बराबर 8 आ गया, k बराबर 2 आ गया। ये फाइनल आंसर आ गया। किसी को कोई आपत्ति? किसी को कोई आपत्ति? भाई रूट्स क्या बोले थे, रियल और इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना था। ए बी सी की वैल्यू आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करके निकाल ली। काम तुम्हारा हो गया कि यार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते, a1 हो गया, x के कोफिशिएंट को b बोलते, b की वैल्यू 2k हो गई, और c की वैल्यू ये कांस्टेंट है यहाँ, क्योंकि x कुछ भी नहीं है तो ये पूरा c है, वहां पे लिख दिया मैंने। ये क्लियर? और ये आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो गया। ठीक, बड़े आगे छाप लिया। तो नेचर ऑफ रूट बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम दिमाग में बिठा लेना ये तीनों पॉइंट। कभी इक्वेशन कह रहा है कि रूट्स रियल है और अनइक्वल है तो d ग्रेटर देन 0, रूट्स कभी रियल है और इक्वल है तो d इक्वल टू 0, रूट्स कभी रियल नहीं है। कभी कभार क्या होता है ना, कहता है रूट्स आर रियल, बस ये लिख देता है रूट्स आर रियल, कुछ नहीं कहता है इक्वल अनइक्वल के बारे में। तो क्या लगा दोगे भैया, पहला और दूसरा केस कंबाइन हो गया क्योंकि दोनों में रूट्स रियल होते हैं, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा देंगे, कॉमन सेंस है ना। कभी क्वेश्चन में लिखा है रूट्स कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, केवल रियल है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा देना, काम बन जाएगा, मचाते हुए आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? बड़े आगे छाप लेना। तो भैया 7 क्वेश्चन निपटा दिए, जोश एकदम हाई होना चाहिए क्योंकि 8वां क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आ रहा है। क्या लिखा है सर, 2019 का सवाल है। इन्होंने बोला राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ये कह रहा है सारी वैल्यू p की लिखो, है ना, सारी वैल्यू p की लिखो जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है। इक्वल रूट दिमाग लगाया, गुरु इक्वल रूट कब बताया था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, सेकंड केस d बराबर 0, d बराबर 0 लगा देंगे क्या गुरु? लगा दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने दी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 बराबर 0, और भाई इसमें लगाना है d बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4a1 c इज 16 बराबर 0। मेरे भाई पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64,
P की वैल्यू गुरु ध्यान से देख लेना, P की वैल्यू हो जाएगी ±8। P की वैल्यू हो जाएगी ±8। जब मैंने बोला P की वैल्यू +8 है तो क्या आया, x² + 8x + 16 बराबर 0। जब मैंने बोला P की वैल्यू -8 है तो इक्वेशन कुछ बनी ऐसी, देख पा रहे हो सर? ये क्या हो गया, x + 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है ये, और ये क्या है गुरु, x - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है ना। तो ये बन गया x बराबर -4 और ये बन गया x बराबर 4। दो केस बनेंगे, ये केस 1 होगा जब आपने P की वैल्यू 8 ली, एक केस होगा जब P की वैल्यू -8 होगा। जब P की वैल्यू +8 है उसके लिए आपने सॉल्व किया, जब P की वैल्यू -8 है उसके लिए सॉल्व किया और मचा दिया। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की एक -4 वैल्यू आ गई, एक x की +4 वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन? देखो यार, इन्होंने कहा कि रूट्स इक्वल है मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, और यहाँ पे इसको देखोगे तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू 16 है। सॉल्व करोगे, मचा दोगे एकदम तरीके से। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब p को 8 मानोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब p को -8 मानोगे ये बनेगी। दोनों से x की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे देखो तो यार ये x + 4 का होल स्क्वायर ही लिखा है और ये x - 4 का होल स्क्वायर ही लिखा है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, यही बनेगा फाइनल। इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, यही बनेगा। मेरे को तो याद है कि a + b का होल स्क्वायर यही होता है, तुमको भी दिमाग में दिख जाएगा कि ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, चलो 9th क्वेश्चन सीबीएसई 2016 का वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो तैयार रहना तुम लोग। कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। गुरु ये वाला सवाल मैं क्लास में भी हमेशा कराता हूं, है ना, और हमेशा ये कहता हूं कि यार इस तरह के सवाल पूछता है सीबीएसई जहां पे आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का उपयोग होता है, जो तुमने बचपन में पढ़ी है 9th क्लास 8th क्लास में जो आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर। इस टाइप की जो आइडेंटिटी पढ़ी वो दिमाग में होनी चाहिए कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये कभी दिमाग में, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे जो 10वीं के मैथमेटिक्स का है वो तो बस इतना है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। मतलब गुरु d बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि इन्होंने कहा रूट्स आर इक्वल। कभी ये लाइन लिख दी कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब d कभी 0 के बराबर है तो b² - 4ac बराबर क्या होगा सॉरी, b² - 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अरे यार b² - 4ac 0 के बराबर है। b x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, b - c का होल स्क्वायर -4। a क्या है, a - b, c क्या है, c - a बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, ये आया b², ये आया माइनस का 2bc, ये आया c² माइनस का 4 टाइम्स। देख भैया ac, हाँ a का इसमें माइनस का a² माइनस का bc है ना, और ये हो गया प्लस का ab बराबर 0। ध्यान से देखना भैया, p² - 2bc + c² - 4ac है ना, माइनस माइनस +4a², ओके, प्लस 4bc और माइनस का 4ab बराबर 0। देख भाई ये यहां तक आ गया, इसके आगे तू कुछ कर तो पाएगा नहीं। अब तुझे प्रूव क्या करना है, b + c बराबर 2a, b + c बराबर 2a। कभी तू इसको देखे तो ये क्या लिखा है, 2a का होल स्क्वायर, इधर क्या है b², इधर क्या है c²। ध्यान से देख, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तू एक फॉर्मूला जानता है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a², क्या होता है b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये फॉर्मूला दिखा, कितनी टर्म होती है इसमें, 1 2 3 4 5 6। इधर ध्यान से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7,
60 टर्म लिखी है, पर तू एक चीज देख, यहां पे कभी तू ध्यान से देखे, ये 2bc माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कन्वर्ट हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बुला लिया इधर प्लस 4a स्क्वायर, है ना। माइनस 2bc ये बन गया प्लस का 2bc, फिर ये बन गया माइनस का 4ac, और ये बन गया माइनस का 4ab। प्रूव वाले सवाल तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। कभी इसको ध्यान से देखें तो यार ये लिखा है b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। भाई ये जो कहानी लिखी है ना, b प्लस सी माइनस 2a, क्योंकि देख इस प्लस 2a को उधर भेजेगा तो b प्लस सी माइनस 2a बराबर 0 लाना पड़ेगा, तो b प्लस सी माइनस 2a बराबर 0 आएगा। इसको ओपन कर तो देख, ये लिखा है a, ये लिखा है b, ये लिखा है c, फॉर्मूले में रखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस, क्योंकि माइनस का 2a है तो 2 2 जा 4ac, और फिर माइनस का 4ab, पूरा वही बन रहा है। ये जो कहानी लिखी है ये यही है, ये जो कहानी लिखी है ये यही है, और ये आ गया मतलब b प्लस सी माइनस 2a बराबर 0 आ गया, b प्लस सी बराबर 2a आ गया। तो क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करा करो, है ना। कभी कहीं फंस गए कि भैया यहां तक आ गया, यहां तक आ जाता है, फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं आप क्या करें, अरे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव करना है ना, b प्लस सी माइनस 2a को 0, इसको ऐसे कर सकते हैं, इस 2a को उधर भेजा, b प्लस सी माइनस 2a बराबर 0, मतलब ये बनेगा क्या, b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 टर्म लिखी है, मतलब ये वाले फॉर्मूले में ही 6 टर्म होती है, तो ये 6 टर्म का बनेगा ही कहानी, और बन भी रहा है, मतलब तुमने मचाया। अब तुम कहोगे यहाँ तो सब प्लस है, मेरे भाई इसमें ना, इस फॉर्मूले में a का वैल्यू तो b है, b का वैल्यू c है, और जो c का वैल्यू है मेरे भाई वो माइनस का 2 है। जब इन वैल्यूज को इधर पुट करोगे तो यही बनेगा, c का वैल्यू वहां पे पुट कर माइनस का 2 है, यही बनकर आएगा फॉर्मूले में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एकदम भौकाली तरीके से समझो। बड़े आगे, अब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे भैया। 9 क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 9 में से 9 मचा दिए, तो अब अंग्रेजी वाले वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है ना। जब कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चन ही हमको सॉल्व करके देखने होंगे। तो भाई अब वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगे। पहली वर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत टफ लगती है बच्चों को सॉल्व करने में, जो है नल और टंकी की कहानी। भैया वाटर टैंक प्रॉब्लम, जहां पे आपको यूनिटरी मेथड का उपयोग करना होगा। कौन सी मेथड का? यूनिटरी मेथड। देखो यार मैथमेटिक्स में ना कभी भी एक चीज को बढ़ाई जाए और दूसरी घटे, मतलब समझना क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं भैया 2 वाटर टैप है जो कि टंकी को भर देते हैं 22 2/9 मिनट में। 22 2/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। इसको कभी सिंप्लीफाई करे तो ये लिखा है 200/9 मिनट में 2 नल मिलकर टंकी को भर देते हैं। भैया जो टैप है लार्जर डायमीटर का, मतलब जो बड़ा नल है ना, जिसका मुंह बड़ा है, वो 10 मिनट कम समय लेता है छोटे वाले नल से टंकी को अकेले भरने में। कभी अकेला बड़ा वाले नल से टंकी को भरा जाए तो वो 10 मिनट कम लेता है छोटे वाले नल से। ठीक है गुरु, जो कहा सवाल में समझ में आ गया। तुमको ये बताना है कि अकेले छोटे वाले नल को कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, बड़े वाले नल को कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। मानो गुरु ये टंकी है, ये क्या है? टंकी, टैंक है ना, पानी की टंकी। और भाई ये तुम्हारा बड़ा वाला नल है। और गुरु ये मानो ये तुम्हारा छोटा वाला नल है। बड़े वाले नल की डायमीटर बड़ी है, लार्जर डायमीटर, इसलिए बड़ा नल हो गया। और ये छोटा वाला नल है ना। दोनों जब मिलके टंकी को भरते हैं तो 200/9 मिनट में टंकी भरा जाती है पूरी धमाधम तरीके से। पर कभी अकेले बड़ा वाला नल भरे तो उसको 10 मिनट कम लगते छोटे वाले नल से। ठीक है, बस जो कहा कहानी
अननोन क्या है गुरु? अननोन ये है कि आपको टाइम निकालना है कि अकेले ये टंकी को कितने समय में भर लेंगे। तो अननोन समझ में आ गया कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू fill the tank separately be x hours। मान लो छोटे वाले नल को पूरी टंकी को भरने में x hours लग रहे हैं, तो भैया then the time taken by larger tap to fill the tank separately be y hours। अब y hours लिखूं, देखो hours में लिखे कि मिनट में है सवाल, तो मिनट में ही लिखते हैं टाइम को, कि मान लो भाई छोटे वाले नल को पूरी टंकी को भरने में x मिनट लग रहे, क्योंकि सारी चीजें मिनट में ही है ना, मिनट में है, तो अपन वेरिएबल को भी मिनट में मानते कि यार छोटे वाले नल को टंकी को अकेले भरने में x मिनट लग रहे हैं, तो बड़े वाले नल को टंकी को भरने में कितना लगेगा? लिखा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 मिनट लेस, तो भैया x माइनस 10 मिनट लगेगा टू फिल द टैंक सेपरेटली। अकेले पूरी टंकी को भरने में इसको x माइनस 10 मिनट लगेंगे। दोनों मिलके कितने समय में भर देते हैं? 200/9 मिनट में। ये सवाल में दिया था। अब देखो क्या हो रहा है इसमें गुरु, ये हो रहा है कि देखो यार दोनों नल चालू कर दिए तो समय क्या हुआ? कम लगा। एक नल से टंकी को भरेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब यार नल की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो समय कम लग रहा है। मतलब एक चीज को, नल को बढ़ाया जा रहा है तो समय क्या हो रहा है? कम लग रहा है, क्योंकि भाई दोनों नल एक साथ चलेंगे तो टंकी जल्दी भरा जाएगी, समय कम लगेगा। तो ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे में जब इनवर्स प्रोपोर्शन की बातें होती है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होती है, तो दिमाग में आती है यूनिटरी मेथड कि यार अपन एक एक मिनट में पूरे क्वेश्चन को पहले निकालते कि एक मिनट में ये टंकी को कितना भर पा रहे हैं। तो भैया हमने बोला कि x मिनट में, स्मॉलर टैप की कहानी लिख रहा हूं मैं, स्मॉलर टैप की कहानी इधर लिख रहा हूं, लार्जर टैप की कहानी उधर लिखूंगा। स्मॉलर टैप की कहानी ये है कि x मिनट में पूरी टंकी भरा रही है। अब पूरी टंकी भरा रही है मतलब उस टंकी का अपन मान लेते कि यार वो टंकी एक टंकी है, तो x मिनट में एक टंकी भरा रही है। तो एक मिनट में उस टंकी का कितना हिस्सा भरा जाएगा? 1/x। बात समझ में आ रही है भैया? x मिनट में पूरी टंकी भरा रही है तो एक मिनट में 1/x क्वांटिटी भरा जाएगी। इन द सेम मैनर कभी लार्जर टैप की कहानी करें तो x माइनस 10 मिनट में पूरी टंकी फिल हो रही है, तो मेरे भाई एक मिनट में 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? छोटे टंकी की कहानी। ये आपकी क्या हो गई? छोटे नल की कहानी। ये बड़े नल की कहानी। ये हो गया स्मॉलर टैप। ओके, स्मॉलर टैप एक मिनट में 1/x पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा। अंग्रेजी में लिख देना कि भैया लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी x मिनट। तो एक मिनट में 1/x पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। इन द सेम मैनर x माइनस 10 मिनट में पूरी टंकी भरा रही है, तो एक मिनट में 1/x माइनस 10 पार्ट उस टंकी का भराया जाएगा। क्लियर है ना? अब यार क्योंकि तुम देखो डायरेक्ट दोनों समय को जोड़ नहीं सकते हो और सीधे उसको 200/9 मिनट के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, नल चालू करोगे तो समय कम होगा, तो जोड़ा तो नहीं जाएगा डायरेक्ट। तो इसलिए अपन एक एक मिनट में चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो कभी एक मिनट में 1/x पार्ट भरा रहा है तो 200/9 मिनट में कितना पार्ट भरा जाएगा टंकी का? 200/9/x। बात समझ में आ रही है? यहीं पे मैं बात करूँ स्मॉलर टैप की कहानी में, इसी में मैं इस डब्बे को थोड़ा और आगे का बनाता हूँ। ध्यान से देखना भाई, पूरा खेल इस डब्बे में ही समाया हुआ है कि यार एक मिनट में इतना, तो 200/9 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा। तो तुमको समझ में आ गया, ये आ जाएगा 200/9
इंटू 1/x, तो यह आ जाएगा 200/9x, क्योंकि 1 मिनट में आपने 200/9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 200/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/x में। देखो x मिनट में पूरी टंकी भरा रही थी, अकेला कभी चलता छोटा वाला नल तो x मिनट में पूरी टंकी फिल कर देता। तो 1 मिनट में अपन ने देखा कि यार टंकी का कितना हिस्सा भर पा रहा है छोटा वाला नल, तो वो आ रहा है 1/x। पर अपन ने फिर ये भी दिया है कि 200/9 मिनट तक कभी दोनों नल चालू करेंगे तो पूरी टंकी भरा जाएगी। तो अपन देख रहे हैं 200/9 मिनट में छोटा वाला नल कितनी टंकी को भर देगा, 200/9x को। इन द सेम मैनर लार्जर टैप की कहानी में भी 200/9 मिनट में क्या होगा, 200/9 मिनट में कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 200/9 इंटू x माइनस 10। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी ऑफ द टैंक, कितना फिल हो पा रहा है। अब तुमको पता है क्या कि यार तुमको पता है इधर टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, ओके, प्लस टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, दोनों मिलके पूरी टंकी को भर रहे हैं, है ना। टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि पूरी टंकी भरा रही है इन दोनों की हेल्प से। तो स्मॉलर टैप ने कितनी टंकी को भरा, स्मॉलर टैप ने कितनी टंकी को भरा 200/9 मिनट में, 200/9x, और इन भाई साहब ने कितना भर दिया 200/9x माइनस 10 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं है सर, 200/9 को आपने ले लिया कॉमन, क्या बचा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए यूनिटरी मेथड लगानी है, तुमको कुछ नहीं करना है। तुमने अज्यूम करा था कि यार छोटा वाला नल पूरी टंकी को अकेला सेपरेटली, मतलब अकेला x मिनट में भर देता है, और बड़ा वाला नल पूरी टंकी को अकेला x माइनस 10 मिनट में भर देता है। दोनों को कभी साथ में चालू कर दिया तो पूरी टंकी 200/9 मिनट में भरा जाती है ना। तो अपन ने क्या करा, दोनों का पहले 1-1 मिनट का कारनामा निकाला, फिर वहां से 200/9 मिनट में वो कितना पार्ट ऑफ द टैंक भर देते हैं। तो 200/9 मिनट में छोटा वाला टैंक इतना, और छोटा वाला नल इतना, और बड़े वाला नल इतना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देते, और दोनों 200/9 मिनट में पूरी टंकी भर देते, तो बराबर 1 के कर दिया। पूरे क्वेश्चन का फील आया। तो यार ये आ गया 1/x, ये आ गया 1/x माइनस 10, और गुरु ये उधर पहुंचा दोगे तो ये आ जाएगा 9/200। इनको पहुंचाया इधर, ये बना x माइनस 10, और ये बना x, ये बन गया x² माइनस 10x बराबर 9/200। मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, देखना आराम से, 2x माइनस 10, और इसको बुलाया इधर 200, और ये बुला लिया इधर 9x² माइनस 10x। क्लियर। अब देखो यार सॉल्व करते हैं इसको, तो यार है 400x, ये आ रहा है माइनस का 2000 बराबर 9x² माइनस का 90x। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई। अब गुरु इसको बुला लेते हैं इधर, है ना, इसको बुला लेते हैं इधर, देखते जाना, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं। सबको बुला लिया इधर, इक्वल टू कर दिया 0, ये बना 9x², है ना, माइनस का हो जाएगा 490x, और प्लस का हो जाएगा 2000। अब तुमको ऐसे दो नंबर सोचने, अब तुम यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, बोलूँ या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, है ना। अब सोचने वाले जो बच्चे होंगे वो तो सोच लेंगे, ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट करने पे a इंटू सी के बराबर आए, मतलब 18,000 आए, और जोड़ने पर माइनस का 490 आए, माइनस का 490 आए। गुरु देखना, कभी मैं p की वैल्यू क्या रखूं, p की वैल्यू कभी मैंने 490 चाहिए, है ना, तो 952 45 और 40,
45 4 सा 18। हाँ तो भैया ये हो गया इसके दो, इसको लिख सकते हैं 450 प्लस 40, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे देख 45 4 सा 180 होता है, बिल्कुल बन गया सर। तो 0 बराबर ये बना 9x स्क्वायर माइनस 450x माइनस 40x प्लस 2000। नहीं सोच पा रहा है तो भाई तुझे कुछ नहीं करना है, a बराबर 9 रख लेना, b बराबर माइनस 490 रख देना और c बराबर 2000 रख देना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, वहां से तू सॉल्व कर लेगा, है ना। पर अपन तो यार सोच ही लेंगे कि दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट करने पे 18,000 आए, तो वो आ गए 450, है ना, माइनस का और माइनस का 40, ये हो गया p, ये हो गया q। ब्रेक कर दिया। इधर से देख 9x कॉमन निकालता हूं तो ये बनेगा x माइनस 50, और मेरे भाई यहां से माइनस 40 कॉमन निकालता हूं, ये बना x माइनस 50। x माइनस 50 को लगेगा कॉमन कॉमन कॉमन, इधर क्या बचा 9x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर आ गया 50 मिनट, और गुरु x बराबर ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 40/9 मिनट होगी। पर x तो था स्मॉलर टैप को टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, लार्जर को कितना लगेगा x माइनस 10, मतलब ये आ जाएगा 40 मिनट लार्जर को पूरी टंकी को अकेले भरने में। पर इस केस में कभी तुम x माइनस 10 की वैल्यू निकालोगे तो ये तो भैया नेगेटिव आ गई, माइनस की 50/9 मिनट, तो मेरे भाई एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा ये कि स्मॉलर टैप को 50 मिनट लग रहे हैं टंकी को भरने में, और लार्जर टैप को मतलब बड़े नल को टंकी को भरने में 40 मिनट लग रहे हैं, स्मॉलर से 10 मिनट कम। ये वाला क्यों नहीं लिया, कभी ये वाला लेते कि स्मॉलर टैप को 40/9 मिनट लग रहे हैं, तो उससे जब 10 को कम करोगे 40/9 इज अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग, तो ये आ रहा है 4 पॉइंट कुछ मिनट लग रहे हैं छोटे वाले नल को, पर उसमें से कभी 10 को घटाओगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, और समय कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये मत देखना कि दोनों आंसर पॉजिटिव आए तो दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। लार्जर टैप को टाइम तुमने सेपरेटली रखा है x माइनस 10 मिनट, तो लार्जर टैप का टाइम भी दोनों में पॉजिटिव आना है, इसीलिए एक आंसर रिजेक्ट हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम में जनरली एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा आखिरी में यहाँ निकाल के जो आपने अजम्पशन किए। x आपने क्या अज्यूम किया था कि यार छोटे वाले नल को टंकी को अकेले भरने में x मिनट लगेंगे, तो वो निकल के आ गया 40, है ना, वो निकल कर आ गया मेरे भाई 40, बात समझ 40 नहीं 50 निकल कर आ गया, उससे 10 मिनट कम लार्जर टैप को लगेंगे। छाप लेना, पूरा समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबकी यही बनी, तो सबने मचाया होगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यार ये एनसीईआरटी में भी है इस तरह का क्वेश्चन, सीबीएसई को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ, तो आई होप देखो 2016 में आया था तो हो सकता है तुम्हारे ईयर में आ जाए, और ये लेंदी क्वेश्चन है तो अच्छे नंबर 4 नंबर तुमको देकर चला जाएगा। क्लियर है, पूरा करना तुम्हें समझ में आ गया, ये पूरा डब्बा समझ में आया क्या करा यूनिटरी मेथड का। तुम इस तरीके का डब्बा भी बना सकते हो या अंग्रेजी में भी बातें लिख सकते हो। ये स्मॉलर टैप की कहानी थी और ये लार्जर टैप की कहानी थी। मेरे को ये डब्बा वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है यूनिटरी मेथड में, ताकि चीज़ें सब अपने सामने हो कि यार x मिनट में पूरी टंकी भरा रही है, 1 मिनट में उसका 1/x पार्ट भराएगा, तो 200/9 मिनट में 200/9x पार्ट टंकी का भरा जाएगा। भैया इतना दोनों को जोड़ के पूरा, क्योंकि 200/9 मिनट में पूरी टंकी भरा रही है। बात समझ में आ गई एकदम तरीके से। अब सर ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का वर्ड प्रॉब्लम है, 2015 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। अंग्रेजी देखो समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसान लगेगा, पहले इसकी अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करो कि यार ये पूछ क्या रहा है, कभी वो क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, देखो एक ट्रेन है ट्रैवल कर रही है सर्टेन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर, and then travel a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the first speed? तुमसे पूछ रहा है भैया पहली रफ्तार क्या है,
पूरा देखो भैया, कभी मैं बोलता हूं लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो निकालने को बोलते हैं उसी को वेरिएबल मान लेते हैं, तो लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये लाइन तो लिखनी ही थी, लिख दी। अब मैं सवाल पे जाता हूं, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। मतलब देख भाई, ये ट्रेन यहां से चालू हुई मान ए पॉइंट से, फिर ये गई बी पॉइंट तक, ये दूरी दे दी 54 किलोमीटर, है ना। एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। देखना वापस से आराम से इत्मीनान के साथ, ये ए, ये तेरा बी, ए से बी कितनी दूरी है 54 किलोमीटर, है ना। फिर देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। अब भैया अपन ने माना है कि फर्स्ट स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो सेकेंड स्पीड यहां से जो B से लेके C तक की है वो कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, मतलब x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है गुरु, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब टाइम A से लेके C तक का 3 आवर्स दे रखा है। तुम्हें पता है टाइम क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फिजिक्स का फॉर्मूला तुझे याद है। अब यार टाइम टोटल दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है 3, दैट इज T1 प्लस T2 बराबर 3। ये टाइम है T1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस D1 अपॉन स्पीड 1, दैट इज 54 अपॉन x। टाइम 2 ये वाला B से लेके C तक, टाइम 2 कभी मैं देखूं तो डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2, डिस्टेंस 2 कितना है 63, स्पीड 2 कितनी है x प्लस 6। ये वैल्यू पुट कर दे मेरे भाई T1 और T2 की, है ना। रख दू 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6 बराबर ये कितना हो गया 3, बराबर ये कितना हो गया 3। अब देख यार, यहां पे 3 कॉमन निकल जाएगा, देख 5 4 9, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो यार मैं कभी पूरे LHS RHS को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना बन रहा है 27 बाय x, है ना। 27 बाय x नहीं रहे मेरे भाई, 1 है ना, 1 3 से मैंने 2 से काट दिया था, 1 और 24 8, 18 बाई एक्स, और ये आ रहा है 21 बाई एक्स प्लस 6 बराबर ये आ गया 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया गुरु। अब देखना यार, इसमें से 3 और कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है गुरु। ये बना 6 अपॉन एक्स और ये बना 7 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, आप करते चलो, दिक्कत कैसे होगी। इधर अपन ने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस, देखो मैं बता देता हूँ, है ना, नहीं तो कुछ बंटियों को डाउट आ जाएगा। इधर एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 6, ये 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x प्लस 6 में। क्लियर है, एकदम क्लियर है गुरु, है ना। अब यार मुझे बताना, ये आ गया x प्लस 6 और ये कितना आ जाएगा 7x, और ये देखो 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया भैया डिवाइड, है ना। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है 6x और 7x, ये हो गया 13x प्लस 36, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 1/3। इधर बुलाया, ये आ गया 39x प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो गया 6 3 जा 18, 1 कैरी 108, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108। कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबकी तैयार हो गई होगी। अब तुमको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे 33 आए और 108 आ जाए मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे, मतलब तुम्हें 2 नंबर
ऐसे सोचने, यहाँ पे मैं लिख दूँ P इंटू क्यू तुम्हारा होना चाहिए माइनस का 108, मतलब एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट तुम्हारा आ रहा है नेगेटिव। अब यार देखो, अपन थोड़ा आगे चले, 8 चाहिए मुझे, है ना, 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 108 के लिए 8 चाहिए, है ना, तो अब 37 और 4, 37 और 4 को देख, 37 और 4, क्योंकि 28 आता है, 2 4 3 जा 12 और 2 ज़्यादा हो जाएगा, ये तो है ना, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं करी ना, सारा सही लिखा है सब कुछ, है ना। अब यार सोच पा रहे हो तो सोच लो, नहीं तो यार इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। नहीं सोच पाते हो तो ये कर लेना, कभी सोच पा रहे हो तो वहां से डायरेक्ट हो जाता, पर ये एक भी बार मैंने इससे नहीं करके दिखाया तुमको क्वेश्चन, तो इससे भी कर लेते हैं। x बराबर माइनस बी मतलब 33 हो जाएगा, प्लस माइनस 33 का स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा प्लस का, प्लस 4 इंटू 108 अपॉन 2a कितना है मेरे भाई, a इज 1, है ना। अब देखना 33 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 99 है ना, 1089 प्लस 8 4 जा 32, 3 कैरी 3 और 4 1 जा 4, है ना, ये आ गया 432, 9 और 2 11 1 12 1 5 1521, यार है 1521 का अंडर रूट प्लस माइनस 33 अपॉन में 2। अब मेरे भाई 1521 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकालना आता है तुमको पेयरिंग करके, आता है ना, 3 3 जा 9 6 21 यह जाएगा प्लस 3 6। अब 6 की टेबल ऐसी बोलनी है कि 621 आ जाए, तो देखना भैया 69 कभी बोलता हूं मैं तो 69 9 जा 9 9 जा 81 8 केरी 9 6 जा 54 और 6 देख भैया पूरा कट गया, है ना। तो 39 का स्क्वायर होता है ये आ गया 33 प्लस माइनस 39 अपॉन में 2x। ये मेथड आती है ना तुमको यार स्क्वायर करना, देखो यार यहां तक सब कर लेते 1521 तक, फिर इसका स्क्वायर निकालने के लिए पेयरिंग करते हैं पीछे से 2 2 की, है ना। अब 15 ऐसा कोई नंबर सोचो, है ना, जिसका स्क्वायर 15 या 15 से कम आए, तो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 इधर भी 3 लिखा, 3 प्लस 3 6, ये 6 आया। अब इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना, कि 621 बन जाए, क्योंकि ये पेयरिंग में उतरेंगे, तो 69 9 जा 621 होता है, काम बन गया, तुम्हारा काम बन गया ना। देखो भैया 33 प्लस 39 कितना होता है, 9 और 3 12 1 यह आ गया 72/2, एक रूट और एक माइनस साइन के साथ करोगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, पर तुम्हें पता है स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है मेरे भाई, वेलोसिटी नेगेटिव में होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो केवल एक ही पॉजिटिव आंसर ले लेंगे, क्योंकि देख -39 और ये आ जाएगा माइनस का 6/2 मतलब -3 विच इज रिजेक्टेड। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। 36 आ गया क्या सबका आंसर, बताना हाँ नाम में भैया, एकदम भौकाली तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट स्पीड है ट्रेन की वही पूछी थी इन्होंने, जो एक्स अपन ने माना था वो आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप सबका आया होगा। और भैया ये स्क्वायरिंग बचपन में सीखी है, स्क्वायरिंग वाली मेथड जिससे आप निकाल रहे हो। और एक तरीका मैं तुमको बताता हूँ, देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, है ना, और आखिरी में यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ड प्रॉब्लम में एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो 40 से जस्ट एक कम 39 का स्क्वायर ये होगा ही होगा। कभी तुमने कैलकुलेशन पूरी अच्छी तरीके से की है, क्लियर है, इस तरीके से तुम लॉजिकल भी
कर सकते थे, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैं तुमको पूरी स्टेप बता रहा हूँ एज इट इज़। अब देखो 2018 में ये पूछा गया था एरोप्लेन वाला सवाल। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कभी तुम देखोगे बस वैल्यू बदल के सीबीएसई पूछता है। कभी तुमने एनसीईआरटी अच्छे से करी तो यार भाई, एनसीईआरटी में ऐसे हल्के पतले क्वेश्चन नहीं होते, कभी कभार अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और यही क्वेश्चन ये पूछते हैं, है ना। क्या पूछा इन्होंने कि भैया एक प्लेन है जो 30 मिनट बाद में चला उसके शेड्यूल टाइम से, और उसने अपनी जो डेस्टिनेशन है जो कि 1500 किलोमीटर अवे थी, उसको टाइम पे कवर करने के लिए उसको अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ा फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। तो आपको इसकी यूजुअल स्पीड बतानी है। सवाल समझ में आया। एक एरोप्लेन था, मानो उसको 9 बजे निकलना था दिल्ली से, उसको पहुंचना था इंदौर, है ना। ठीक है, इंदौर तो 1500 किलोमीटर नहीं है दिल्ली से, मान लो दिल्ली से वो जा रहा है हैदराबाद, ठीक है, 1500 किलोमीटर की जर्नी है। दिल्ली से निकलना था उसको 9 बजे, पर वो 9:30 बजे निकला। अब भैया 9:30 बजे निकला, उसको पहुंचना समय पर है, तो उसने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। तो ये आधा घंटा जो वो लेट निकला वो कवर करने के लिए उसने अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। तो तुमको यही बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी। क्लियर है ना। तो मान लो पहले वाले केस में जो टाइम 1 है, कभी वो 9 बजे निकलता तो कितना डिस्टेंस था, d1/s1, है ना। मैं पूरा यार देखो कैसे लिखना है एग्जाम में वो बता देता हूँ। पहली लाइन तो यही लिखनी है, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ क्या भैया, एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया भाई एरोप्लेन की यूजुअल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है गुरु, ठीक है। अब यार वो 30 मिनट बाद में उड़ा, वही 9 बजे उड़ना था, पर उड़ा कितनी बजे, 9:30 पे। तो उसको अपनी स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ी भैया, उसको बढ़ाना पड़ा अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले वाले केस में अपन टाइम 1 देखते हैं। जब वो 1500 किलोमीटर की जर्नी, क्योंकि देखो t1 मतलब डिस्टेंस 1/s1, ठीक, डिस्टेंस तो तुम्हारा 1500 किलोमीटर है और स्पीड तुमने मान ली यूजुअल x किलोमीटर पर आवर, ये टाइम 1 आ गया। दूसरे केस में आपका d2/s2 होगा, पर जो डिस्टेंस है वो तो 1500 किलोमीटर ही है। अब इस समय उसने क्या करा, अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया। तुमको पता है दोनों टाइम के बीच का गैप कितना है, 30 मिनट। तुमको ये भी पता है कि पहले वाले केस में 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, दूसरे वाले में 9:30 पे भी निकला तो भी वो 11 बजे पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन पे, या 9 बजे निकला तो 11 बजे पहुंचा। तो इस जर्नी में 2 घंटे लगे, यूं भी दिख रहा है न्यूमरेटर सेम है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कम है। तो डिनोमिनेटर कम है मतलब ये टाइम ज़्यादा है। इससे ये समझ में आ गया t1 ज़्यादा है, तो t1 में से t2 को घटाएंगे तो आधा घंटा आना चाहिए, 30 मिनट को आधे घंटे में लिख लिया क्योंकि सब चीज़ किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आ गया। अब t1 कितना है मेरे भाई, 1500/x माइनस 1500/x प्लस 100, ये आ गया 1/2। अब भैया सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1500 को आपने निकालने का कॉमन, या जाएगा 1/x, या जाएगा माइनस का 1/x प्लस 100 बराबर 1/2। समझ में आया ना इक्वेशन कैसे बनी भैया। दोनों टाइम में देखो 30 मिनट बाद में चला, देन इट्स शेड्यूल टाइम, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन अवे इन टाइम, टाइम पे ही पहुंचना है, मतलब पहुंचना 11 बजे ही है। अब 9 की जगह 9:30 पे निकला तो अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ा। जब स्पीड को बढ़ाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो t1 ज्यादा है, t2 कम हुआ, तो t1 में से t2 को घटा के 1/2 के बराबर कर देने का। यहाँ सॉल्व कर लो मेरे भाई, x और ये आ जाएगा x प्लस 100, यह आ जाएगा x प्लस 100 माइनस x, और ये इधर चला जाएगा 1/3000, क्योंकि 1500, देखो इधर बुला लो या तो 2 को, इधर बुला लो 2 को, ये 1 हो गया, ये 2 इधर आ गया, तो ये आ गया 3000। क्लियर, x से x कैंसिल, इधर पहुंचाया उसको, तो ये आ जाएगा x² प्लस 100x, और इधर आएगा आपका x से x कैंसिल, ये आ गया 3000 में 2 जीरो और लगा दो 100 के, ठीक है।
तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 और 2 5 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, है ना, जो आपको मल्टीप्लाई, है ना, जो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 3 लाख दे और जोड़ने पर 100 दे, जोड़ने पर 100 दे और मल्टीप्लाई करने पर 3 लाख माइनस का दे दे। क्लियर? मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है, क्योंकि एक्स से एक्स गया तो ये 3 लाख आ जाएगा इधर, है ना। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई होगी सबकी। दिस विल बी द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत इसको सॉल्व करने में किसी को है? कोई दिक्कत इसको सॉल्व करने में किसी को? बता दो अभी हाल। देखो भैया 3 लाख चाहिए, है ना, 3 लाख चाहिए, मतलब आपको ये पता है कि देखो 30 बनता है 6, मतलब देखो 30 बनाने के लिए, 30 बनाने के लिए आपको चाहिएगा 5 और 6। कभी ये आप लोगे 500 और 600, है ना, 500 और 600, तो देखो जोड़ने पर 100 आ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो 500 और 600 आपके वो दो नंबर हो गए। इसके आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख, है ना, ये 5 जीरो लगा दिया बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख। भाई काम हो गया खत्म, एक्स को कॉमन निकाल, एक्स प्लस 600 माइनस 500 को यहां से कॉमन निकालेगा तो ये बनेगा एक्स प्लस 600 बराबर 0। एक्स प्लस 600 कॉमन निकाल ले, एक्स माइनस 500 बराबर 0। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई माइनस की 600 और एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई 500। एक्स तेरा आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर, एक्स तेरा आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। आई होप कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई डाउट यहां पे नहीं है। छाप लो भैया, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो जो आपकी स्पीड है, जो आपकी स्पीड है एरोप्लेन की, वो हो जाएगी 500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्लियर है, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो स्पीड, क्योंकि देखो 600 और 500 को करोगे 6 5 30 और 4 जीरो, तो वही 5 जीरो आ जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। 500 किलोमीटर पर आवर विल बी द यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। कुछ और वर्ड प्रॉब्लम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। टाइम एंड वर्क पे आता है सवाल, 2017 में सीबीएसई ने पूछा था, है ना। अलग अलग वैरायटी के सारे वर्ड प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो इसमें भी टाइम एंड वर्क में भी यही है कि देखो आप मैन पावर को लगा दोगे, जैसे किसी काम को एक आदमी कर रहा है तो समय कम लगेगा, उसी काम को 2 आदमी मिलके करेंगे, है ना भाई, किसी काम को एक आदमी कर रहा है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली किसके, 2 आदमी उस काम को करेंगे तो कम समय में उस काम को कर लेंगे। समझ में आई बात, है ना। तो ये कॉमन सेंस है कि यार आपने कभी मैन पावर बढ़ाई, आपने कभी मैन पावर बढ़ाई या आपने कभी वर्कर बढ़ाए तो टाइम क्या हो जाएगा काम का कम, जल्दी आप उस काम को खत्म कर लोगे। तो यहां पे यही कह रहा है ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। कभी दोनों मिलके किसी काम को करे, वही ये वो नल वाले प्रॉब्लम जैसा ही है, बस इसमें अब लैंग्वेज बदल दी। इफ ए टेक्स 5 days लेस देन बी टू फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डे कैन बी डू द सेम वर्क अलोन। तो देखो जो पूछा है वही देखते हैं। लेट जो पूछा है, लेट बी कैन डू द सेम वर्क अलोन बी एक्स डेज। भाई बी कभी किसी काम को अकेले एक्स दिन में कर लेता है ना, तो ए को कितना लगेगा, देन ए कैन डू द सेम वर्क अलोन बी, कितना होगा, ए को 5 दिन कम लगते बी से, तो x माइनस 5 days हो जाएगा ये, है ना। अब दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो यहां पे देखो फिर डब्बे बना लो। यूनिटरी मेथड ही लगता है, क्योंकि देखो मैन पावर बढ़ा रहे हो तो समय कम, तो ये बी का डब्बा है और इधर मैं बना देता हूं ए का डब्बा। इसी तरीके से चलना डब्बे के फॉर्म में। देखो बी को पूरा काम करने में, मतलब एक्स डेज में जो
एक काम है वो पूरा हो गया, इधर 1 लिख दिया। तो एक दिन में बी ने उसका 1/x काम करा। अब ये कह रहे हैं दोनों मिलके 6 दिन में खत्म कर देंगे, तो 6 दिन में बी उस काम का 6/x हिस्सा कर लेगी। इन द सेम मैनर बड़ी, इधर चलो, यहां पे जो ए है उस काम को करने में x - 5 डेज लगा रहा है ना। x - 5 डेज में ए जो है वो एक काम को निपटा लेता है। तो एक दिन में ए उसका 1/x - 5 काम कर लेगा। तो भैया अब इसके आगे क्या, 6 दिन, क्योंकि 6 दिन में पूरा काम निपट रहा है, तो 6 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 6/x - 5। अब दोनों मिलकर, तो देखो वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, ओके। यहां पे भी 6 दिन 6 डेज, और यहां पे भी 6 डेज। 6 दिन में पूरा काम हो रहा है ना कंप्लीट, बराबर 1। वर्क डन बाय ए इन 6 डेज प्लस वर्क डन बाय बी इन 6 डेज विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि पूरा काम कंप्लीट हो रहा है 6 दिन में। तो देखो वर्क डन बाय ए इन 6 डेज विल बी 6/x - 5 एंड वर्क डन बाय बी इन 6 डेज विल बी 6/x बराबर 1। करने का तरीका कभी तुझे आ गया होगा, कभी तुझे वो टेप मतलब जो नल और टंकी वाला सवाल समझ में आया तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, ये भी वैसे ही है। देख कब तू ये लगाता है, देखो यार मैन पावर को बढ़ाओगे, मतलब लोगों को बढ़ाओगे काम करने के लिए, तो टाइम कम लगेगा। जैसे टंकी के दोनों नल चालू कर दिए तो समय कम हो गया ना, एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी कम हो रही है, तो उसमें लगती यूनिटरी मेथड, एक एक दिन की कर लो, फिर 6 दिन में देख लो कितना काम कर पा रहा है। ये बी का अपन ने बना दिया डब्बा, ये बी का वर्क डब्बा है, ओके, और ये ए के वर्क का डब्बा है। तो वर्क डन बाय ए इन 6 डेज, वर्क डन बाय बी इन 6 डेज विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, लिखा है सवाल में। तो बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। 6 को कॉमन निकाल ले, 1/x - 5 प्लस 1/x विल बी इक्वल टू 1। ये हो गया x इंटू x - 5, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x - 5 विल बी इक्वल टू 1 बाय 6। या इधर ही रहने दे भाई, उधर क्यों पहुंचाना, ठीक, इसको उधर पहुंचा दे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा -5, ये हो जाएगा x² - 5x। अब ये देखना कितना आ रहा है, 12x - 30 बराबर x² - 5x। बस हो गया काम खत्म, ये आ गया 0 बराबर x² माइनस, इसको बुला ले इधर, ये आ गया 18x, और ये हो जाएगा प्लस का 30 है। कोई दिक्कत, 17, 12 और 5 17x। अब 15 और 2 दिख ही रहा है, x² - 15x माइनस 2x प्लस 30 बराबर 0, x - 15 माइनस का 2x - 15 बराबर 0। देख भाई x - 15 कॉमन निकल गया, x - 2 बचा बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 15 क्या डेज, और x की वैल्यू आ गई 2 डेज। 2 को नहीं ले सकते क्योंकि कभी तूने x की वैल्यू 2 ली तो b को कितना -3 दिन लगेगा। जब x की वैल्यू 2 रहेगा तो a कैन डू द सेम वर्क अलोन विल बी -3 डेज, और डे कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो मेरे भाई इसको रिजेक्ट मारेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। बी को काम को करने में 15 दिन लगते हैं और ए को उसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं। ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है यार? इस तरह के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यूनिटरी मेथड, और ये डब्बे से तुमको पूरी समझ में आ गई होगी बातें। करने का तरीका क्या है, एक्स दिन में पूरा काम कर रहा है बी अकेला। देखो बी कैन डू द सेम वर्क अलोन बी एक्स दिन, तो यहाँ एक्स दिन में पूरा काम अकेला हो रहा है, तो एक दिन में 1/x काम। यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ, यहाँ पे वर्क लिख रहा हूँ, टाइम वर्क के प्रॉब्लम है ना, तो इधर वाले में मैं टाइम लिख रहा हूँ, इधर वाले में वर्क लिख रहा हूँ। इधर मैं टाइम लिख रहा हूँ, इधर मैं वर्क लिख रहा हूँ कि यार इतना तो 1 दिन। अब यहाँ x से डिवाइड करा तभी 1 दिन आया, तो इधर भी x से डिवाइड।
अब 6 के लिए इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी, एकदम दिमाग में फिट कर लेना। ये तरीके से करोगे कभी गलती नहीं होगी, हमेशा आंसर सही निकाल पाओगे। और उसके बाद तो क्वाड्रेटिक बनानी थी, काम आसान था, तुमने निपटा दिया होगा। अगला सवाल भाई, थोड़ी सी देर और, 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी हमने देखा था, यहां पे वापस से हम लोग देख रहे हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। क्या करोगे इसमें? देखो सबसे पहले इसमें 2 टर्म आती है, एक आती है डाउन स्ट्रीम, एक आती है अप स्ट्रीम। उसको समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? मान ले तुम जा रहे हो ऐसे और नदी आ रही है ऐसे, तुम जा रहे हो ऐसे, नदी भी जा रही है ऐसी, तुम जा रहे हो ऐसे, नदी भी जा रही है ऐसे। मान ले ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। ये क्या है मेरे भाई? वेलोसिटी ऑफ बोट। यार वेलोसिटी ऑफ बोट को बोलता हूं मैं x किलोमीटर पर आर। वेलोसिटी ऑफ बोट को मैं बोलता हूं x किलोमीटर पर आर। वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ रिवर को मैं बोलता हूं y किलोमीटर पर आर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? अरे डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी जब दोनों, नदी का डायरेक्शन भी ऐसा, तुम भी जा रहे हो ऐसे, दोनों ऐड हो जाएगी। बिल्कुल, x प्लस y किलोमीटर पर आर। अब मेरे भाई अप स्ट्रीम को समझ। अप स्ट्रीम मतलब तुम नदी को चीरते हुए जा रहे हो, नदी ऐसे आ रही है, तुम ऐसे जा रहे हो, ये तुम्हारी स्पीड है, ये नदी की स्पीड है। नदी की स्पीड मैंने बोली y किलोमीटर पर आर और तुम्हारी स्पीड है x किलोमीटर पर आर। तो जो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी, जो तुम्हें नेट लेनी होगी, है ना, वो क्या होगी मेरे भाई? x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ये कंसेप्ट होता है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में। कभी ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, बहुत ही सिंपल लगेंगे। डाउन स्ट्रीम में नदी और तुम एक ही डायरेक्शन में जाते हो, अप स्ट्रीम में नदी का डायरेक्शन और तुम्हारा डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसलिए अप स्ट्रीम में जो नेट स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है, ओके, जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है दैट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। अब सवाल पे आते हैं, ये ज्ञान देना जरूरी था, है ना। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी ये ज्ञान दिया था। 2018 में सीबीएसई ने ये सवाल पूछा था। सवाल में ये कहा कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आर की। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आर की। मतलब देखो स्पीड ऑफ बोट दे दिया इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मान ले ये तेरा स्पॉट है, 24 किलोमीटर वो ऐसे मान ले अप स्ट्रीम में गया, ओके, और फिर 24 किलोमीटर इधर आएगा। तो यार स्पीड ऑफ रिवर अपन ने इधर मान ली कि यार ये स्पीड ऑफ रिवर है, इनिशियली स्पीड ऑफ बोट इधर थी, तो 24 किलोमीटर वो गया अप स्ट्रीम कंडीशन में, फिर रिटर्न किस में हुआ? डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि देखो अब स्पीड ऑफ बोट भी इधर है, रिवर भी ऐसे, तो ये डाउन स्ट्रीम कंडीशन बन गई। टू द सेम स्पॉट, जहां से गया था वहीं वापस आ गया, है ना। मतलब यार ये ऐसा मान ले, यूं करके यूं गया, तो जब ऐसे जा रहा था तो वो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो गई, क्योंकि उस केस में स्पीड ऑफ बोट इधर है, रिवर इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अप स्ट्रीम बोल रहा है। पर आते वक्त वो ऐसा आ रहा है, रिवर भी ऐसी है, तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया। तो ये कह रहा है अप स्ट्रीम में जाने में 1 घंटा ज्यादा लगा, आने में डाउन स्ट्रीम में नदी का बहाव भी उधर ही है, तुम भी उधर ही हो, तो समय कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा है 1 घंटा कम लगा, ठीक है बात। तो यार अब क्या कह रहा है, तुमको स्पीड निकालनी है नदी की रफ्तार कितनी होगी। तो भैया डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बात आते हैं फॉर्मूले पे। तो देखो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ रिवर, या मैं बोलूं स्ट्रीम, बी क्या हो जाएगी मेरे भाई? x किलोमीटर पर आर। अपन ने नदी की स्पीड वहां पे जब समझाते वक्त मैंने y मानी थी, मान लिया यहाँ पे रिवर की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी? पहले अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम में समझ में आ गया गुरु कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर करना है। वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है 18 माइनस x किलोमीटर पर आर,
ये आ गई अपस्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम में मैं बात करूँ रफ्तार की, तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, दैट इज 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 18 प्लस एक्स। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, आराम से इत्मीनान के साथ सुनना। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है। कंडीशन क्या दी है, देखना, जो समय लग रहा है अप स्ट्रीम में, समय लग रहा है अप स्ट्रीम में, वो अपन एक बार देखें हैं, तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, और रफ्तार कितनी है 18 माइनस एक्स। समय जो लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, समय जो लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम की, दैट इज 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। तो यार अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, ये क्या जो टाइम होगा अप स्ट्रीम का, वो ऑब्वियस सी बात है टाइम होगा डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा, क्योंकि नदी का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। कह रहा है 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, मतलब टी ऑफ अप स्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 1। जो अप स्ट्रीम का समय है वो कितना है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स बराबर 1। सॉल्व करोगे इसको, 24 को कॉमन निकाल लिया, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स बराबर 1। बहुत बढ़िया, देखना ये कितना हो रहा है, 18 का स्क्वायर 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, 18 में से 18 गया, ये आ गया 2x, ये आ गया 24, ये आ गया 1। देखना कितना आ रहा है मेरे भाई 48x, 48x, और उसको उधर पहुंचा दे, दैट विल बी 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखूं तो यार एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर सोचने गुरु जिनको जोड़ने पर 48 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 324 आए, तो 54 और 6 दिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस 6x माइनस 324 बराबर 0। भैया देख ले, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 6 4 24 2 324 आ रहा है ना, और इधर माइनस आएगा, माइनस का 6x, माफी चाहूंगा 48 बनाना है, तो 54 में से 6x गए तो 48x हो गए, तो ये बना x प्लस 54 माइनस 6x प्लस 54 बराबर 0। x प्लस 54 लगा दे कॉमन, ये बना x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस का 54 और x बराबर 6। तो भैया x बराबर 6 एक्सेप्टेड। मैंने बोला था वर्ड प्रॉब्लम में एक ही आंसर को एक्सेप्ट करते, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो जो स्पीड ऑफ रिवर बोले या स्ट्रीम बोले वो कितनी होगी मेरे भाई 6 किलोमीटर पर आवर, फाइनल आंसर। आई होप सबका आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसके बाद सॉल्व करने का तो ये सोच नहीं पा रहे हो कि 54 और 6, तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। करने का तरीका देख भाई, 324 के फैक्टराइजेशन कर ले तो यह आ जाएगा 2162 281 99। इस तरीके से तुझे चलना है। क्लियर है? चलो भाई, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया पक्के से। अब भाई यार ये आखिरी क्वेश्चन है ना, इसमें मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, सॉल्व तुम कर लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई 2010 मैंने करवाया ये उड़ान वाले बच्चों को, ये वाला क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा देखो, यूं एज वाले प्रॉब्लम बहुत इजी होते, पर ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? एट प्रेजेंट आशा की एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर की निशा की एज से। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज,
आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। क्वेश्चन समझ में आया? वापस से सुनना। एट प्रेजेंट आशा की जो एज है, प्रेजेंट की बात करें, है ना, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं भाई, सीधे अपन कंसेप्ट पे आते। प्रेजेंट एज की बात करें आशा की, ओके, आशा की एज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ आवर डॉटर निशा एज। तो हमने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, लिख देना अंग्रेजी में, बी एक्स ईयर्स, ओके। तो आशा जो उसकी मम्मी है उनकी एज कितनी होगी, यहां पे लिखा है स्क्वायर ऑफ आवर डॉटर्स एज में 2 ज्यादा, तो पीछे से चलना, निशा एज का स्क्वायर करके 2 ज्यादा, मतलब ये आशा की एज होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2। प्रेजेंट एज की बात करूं तो ये प्रेजेंट एज निशा की एक्स ईयर्स है, तो आशा की एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। अब जब निशा आशा की एज के बराबर हुई, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। देखो भैया, जब निशा की एज आशा के बराबर हुई, है ना, निशा अभी कितनी थी, एक्स ईयर्स की, है ना, आशा की एज कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, अभी निशा एक्स ईयर्स की थी, आशा की एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 थी, तो उस समय आशा की एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। उस समय जो आशा की एज थी, ये वाले समय पे जब आप आशा की एज निकालोगे तो वो आएगा 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, 10x, ओके, में 1 साल कम, तो 10x माइनस 1। ये आशा की कहानी है, ओके। तो आशा की कहानी को कभी देखूं मैं, इधर एक आशा का डब्बा बनाता हूं, ये तो निशा का डब्बा हो गया। आशा की प्रेजेंट एज थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। जब निशा आशा के बराबर हुई, मतलब एक्स ईयर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 तक पहुंची, तो आशा वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ निशा एज, मतलब आशा ने एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 10x माइनस 1 का सफर तय कर लिया। तो यहां पे देखो यार, दोनों में नंबर ऑफ ईयर जो पास हुए होंगे वो तो बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ ईयर पास इधर कितने हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। इधर आशा की एज में आशा अब हो गई 10x माइनस 1, तो प्रेजेंट में कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? एकदम भौकाली तरीके से क्वाड्रेटिक बन गई। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? वापस एक बार सुन लेना कि इसका लॉजिक ही है। यहाँ पे ना इन्होंने लिखा है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा की एज अपनी मदर के बराबर हुई, मतलब निशा की एज अभी एक्स ईयर्स थी, अब निशा की एज मदर के बराबर हो गई, मतलब आशा के बराबर हो गई, आशा की प्रेजेंट एज के बराबर हो गई, ओके, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स ईयर से एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कितने साल बीत गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। इस समय में आशा का क्या हुआ, आशा की एज 10x माइनस 1 हो गई, आशा की प्रेजेंट एज ये थी, तो ये इतने ईयर पास हो गए। दोनों तरफ ईयर पास लिख दिए मैंने, सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर ये कितना आ रहा है मेरे भाई, 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, बुला ले इधर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 11x, ओके, बुला लिया सबको, प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 बराबर 0, 2x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर मेरे भाई 5 आ गया और x बराबर 1/2 आ गया, है ना। तो x को कभी 5 ले लेते हो आप, x को कभी 5 ले लेते हो, देखो 1/2 लोगे तो आशा की एज ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आशा की एज हो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1/2 तो एकदम रिजेक्ट मार देना, आधा साल, है ना, क्योंकि फिर माँ और बेटी में एज गैप ही नहीं रहेगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई, 5 कभी मैं रखता हूँ तो आशा की प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगी कितनी, 27 ईयर्स, और निशा की प्रेजेंट एज कितनी है, 5 साल। आई होप, और देखो ये जो आपने निकाला इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करो और उसमें 2 जोड़ दो, 27 आ रहा है। और व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, निशा जब अपनी माँ की प्रेजेंट एज के बराबर पहुंचेगी, मतलब
आपको दिख गया निशा की एज जब 27 साल होगी तो आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, है ना भाई। जब ये 27 तक पहुंचेगी, ये 27 तक पहुंचेगी तो इसको कितना चलना पड़ेगा, निशा को 22 साल, है ना। तो 22 साल कभी ये चलेगी तो काम बन गया। ये 22 साल चली तो ये 22 साल चलेगी, तो ये कितने पे पहुंच जाएगी मेरे भाई, ये पहुंच जाएगी 27 में 22 को जोड़ ले तो 949 और उधर कर ले 10 टाइम्स 50 में से एक घटा दे 49, दोनों तरफ से 49 आ रहा है, मतलब एकदम करेक्टली आपने सॉल्व किया है। यहाँ पे इक्वेट क्या किया मैंने कि कितने ईयर पास हो गए, नंबर ऑफ ईयर पास, मतलब दोनों तरफ मैंने 22 साल को बराबर कर दिया कि भैया निशा की प्रेजेंट एज से निशा आशा की एज तक पहुंची तो इतने साल बिताए। सेम मैनर में आशा की एज अब ये हो गई पर आशा की प्रेजेंट एज ये थी तो नंबर ऑफ ईयर पास आशा के भी बराबर ही होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नंबर ऑफ ईयर पास दोनों के अलग अलग हो जाए, तो बस नंबर ऑफ ईयर पास्ट को मैंने इक्वल कर दिया। ये मेरा लॉजिक था इसको सॉल्व करने का। आई होप आपको कभी अंग्रेजी समझ में आ रही तो वर्ड प्रॉब्लम 2 स्टेप के होते हैं। अच्छे से लिखना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चनों को अच्छे से लिखोगे तो बढ़िया से मचाओगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।